उस वक्त शिकार करने के लिए जंगल में मौजूद था। तभी मेरी नज़र उस हिरन पर पड़ी जो एक तरफ जंगल में भागने लगा था। कितनी देर से मैं अपने मुलाजमों के साथ यहाँ से वहाँ तक घूम फिर रहा था, अभी तक मुझे मेरा शिकार नज़र नहीं आया था। अब जब मेरी नज़र उस हिरन पर पड़ी तो मैंने अपने घोड़े का रुख उस तरफ कर दिया था, और फिर दूर जाकर जब मैंने उसका निशाना लिया तो निशाना ऐन उसकी टांग पर जा लगा था और वह ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। तभी उसको मेरे मुलाजिम ने हिलाल करने में ज़रा देर नहीं लगाई थी। मैं बहुत खुश था कि मैंने आज अपने निशाने की महारत देख ली थी। अभी मैं वापस मुड़ने लगा था जब मुझे किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई लड़की हिचकियाँ लेकर रो रही हो। मैं वहीं पर रुक गया और घोड़े से नीचे उतर आया तो यह आवाज़ें वाज़े तौर पर सुनाई देने लगी थी। मैं फिर एक तरफ चलने लगा जिस तरफ से आवाज़ें आ रही थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद जब मैं एक जगह पर पहुंचा तो वहां पर एक लड़की घुटनों में सर रखे रो रही थी। मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूछने लगा कि तुम कौन हो और रात के इस पहर इस वक्त यहाँ बैठी क्यों रो रही हो। मेरी बात सुनकर उस लड़की ने जब अपना चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा तो उसका हुस्न देखकर मेरी आंखें तो जैसे खैरा हो गई थीं। उसके चेहरे पर बराह रास्त चांद की 14वीं की रोशनी पड़ रही थी। उसके चेहरे पर चमकते आंसू, आंखों में दुख की गहरी परछाइयाँ। कितनी ही देर तक मैं उसकी आंखों में डूब कर देखता रहा। फिर अपने मुलाजिम की आवाज़ सुनकर मैं होश की दुनिया में वापस आया, जो कड़कदार आवाज़ में उस लड़की से पूछ रहा था कि तुम कौन हो और इतनी रात गए यहाँ पर इस वक्त क्या कर रही हो। वो लड़की बुरी तरह से सहम गई थी। मैंने अपने मुलाजिम को झिड़क दिया और उससे कहने लगा कि यह कौन सा तरीका है किसी लड़की से बात करने का। मेरी ज़रा सी हमदर्दी पाकर उस लड़की का हौसला बढ़ा और फिर वो मुझसे कहने लगी कि वो एक दूर दराज इलाके की रहने वाली है। उसके बाप का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। उसकी सौतेली माँ बहुत ज़्यादा जालिम है, घर के सारे काम उसी से करवाती है और ऊपर से उसके साथ बहुत जुल्म भी करती है। वो अपनी सौतेली माँ के भाई से डरकर वहाँ से भाग निकली, जो कि उसकी इज्जत का दुश्मन बना बैठा था। लड़की की बात सुनकर मुझे उससे बहुत हमदर्दी महसूस हुई। तभी मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँची हो। वो गहरा सांस लेकर कहने लगी कि वहाँ से भागकर मैं एक ट्रेन में सवार हो गई। उसके बाद उस ट्रेन ने मुझे जहाँ पर आखिरी स्टॉप था वहाँ पर उतार दिया। स्टॉप से उतरकर मैं बौखलाई हुई नज़रों से इधर उधर देख रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। वहाँ से भी मेरे पीछे कुछ लोग लग गए थे। मैं वहाँ से भागते भागते यहाँ पर आ पहुँची। मैं कल से भूखी प्यासी हूँ, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। उसकी बात सुनकर मुझे उससे हमदर्दी महसूस होने लगी थी। इस कदर हसीन सूरत और उसके नसीब में किस कदर दुख लिखे थे। मैं फिर उसे अपने साथ हवेली लेकर आया। हवेली में आने के बाद मैंने उस लड़की को अम्मा जी के हवाले किया और फिर उसके बाद अपने कमरे में आ गया। रात को जब मैं सोने के लिए लेटा तो मेरी आंखों के सामने उसी लड़की का सरापा घूम गया था। वो चांद चेहरा, वो सितारा आंखें मुझे बंद आंखों के पीछे भी नजर आने लगी थी। मैं अपनी कैफियत से घबरा गया। ऐसा नहीं था कि मैंने आज तक कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। मैं अमेरिका जैसे शहर में इतना अरसा रहा था और कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर वापस आया था। मेरे इर्द गिर्द हसीनाओं का हुजूम रहता था, मगर आज तक किसी लड़की की खूबसूरती ने मुझे मुतासिर नहीं किया था। ना जाने क्या था ऐसा उसके हुस्न में जो मैं उसके अलावा किसी और की तरफ देखने के काबिल ही नहीं रहा था। वो रात मेरी सब यही सोचते हुए गुजर गई थी। फिर कुछ दिन तक वो मुझे दोबारा अपनी आंखों के सामने नज़र नहीं आई तो मैं उसको तकरीबन भूल भाल गया था। ये उस दिन की बात है कि रात को सोते हुए एक अजीब से एहसास से मेरी बार बार आंख खुल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी और मैं अपने एहसासात से घबराकर कमरे से बाहर निकल आया। यूं भी ये कमरे में मेरा दम घुट रहा था और ऐसी कैफियत में मेरा खुले में सांस लेना बहुत ज़रूरी था। चलते चलते फिर मैं सहन में आ गया। सहन में आने के बाद मेरी तबीयत पहले से बेहतर हो गई थी और ठंडी हवा के थपेड़े मुझे अपने चेहरे पर महसूस होने लगे थे तो मेरे रगों पे में सुकून उतरने लगा। तभी मुझे किसी लड़की की चीखें सुनाई देने लगी थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बुरी तरह से चिल्ला रहा हो। मैं बहुत घबरा गया और फिर मैं उस आवाज़ के ताक़ुब में चलने लगा और सोचने लगा कि हमारी हवेली में इस वक्त वो कौन है जो इस कदर चिल्ला रहा है, जो बहुत मुश्किल में है। मैं कुछ दिन पहले यहाँ पर आया था और ये बात मैं बहुत अच्छे से जान गया था कि ये हवेली जो हमारे पुरखों की निशानी है। कहने को तो इस घर में ताया अब्बू और मेरे अब्बा समेत सभी लोग मौजूद रहते थे, मगर इसके बावजूद भी उनकी मौजूदगी में भी मेरे तायाजाद कज़न घर के मुलाजमों की इज्जत पर हाथ डाल दिया करते थे।
कोई उन्हें इस मामले में कुछ भी नहीं कहता था। न घर के मर्द इस बात पर मना करते थे और ना ही घर की बड़ी खवातीन कुछ बोलती थी। मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद था। मैंने कभी अपने अकलौतेपन से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया था। चंद दिनों में ही मैंने देख लिया था कि नौजवान मुलाजिम लड़कियां हर वक्त डरी डरी सी सहमी सहमी रहती थीं। वो मुझे देखकर भी घबरा जाती थी, मुझे देखकर रास्ता बदल जाती थी और मैं अपने ही आप में शर्मिंदा होकर जाता था। मैं किसी लड़की के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जब कभी मैं अपने कज़न्स को ये सब करते देखता तो मैं उसे भी टोक दिया करता था, मगर वो उल्टा मेरा ही मजाक उड़ाने लगते तो मुझे खामोशी इख्तियार करनी पड़ती थी। अब मैं संजीदगी से सोच रहा था कि मैं ताया अब्बू को इस मामले में मुलव्वस करूं, उन्हें समझाऊं कि इन सब लोगों को गलत हरकत से रोकें, इन पर सख्ती करें, इन्हें बताएं कि इस हवेली में काम करने वाली औरतें भी हमारे लिए उतनी ही मुअज़्ज़ज़ हैं जितनी कि इस हवेली की मुकीन, और हम पर उनकी इज़्ज़त करना भी उसी कदर फ़र्ज़ है। मगर मैं जानता था कि यहाँ पर मेरी कोई बात भी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि सभी लोग उसी मिजाज के थे। गांव के लोग तो हमारे ख़ानदान से ही तंग थे। लड़कियां हम लोगों को देखकर रास्ता बदल लिया करती थीं। मैं उन सब बातों से घबरा कर ही अमेरिका में चला गया था। तालीम हासिल करना, डिग्री लेना तो महज एक बहाना था। मैं उस माहौल से फ़रार चाहता था। मैं उस माहौल में ख़ुद को किसी तरह भी आदी नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि कई साल बाहर गुजारने के बाद भी जब मैं वापस आया तो मैं सोच रहा था कि शायद यहाँ पर सब बदल गया हो सकता है लोगों की सोच और रवैये में तब्दीली आ गई हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब के सब वैसे ही थे, बल्कि अब तो हालात पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। मेरे वो छोटे कज़न जिनका शुमार चंद साल पहले तक बच्चों में होता था, वो अब जवानी की दहलीज को पहुंच चुके थे, और अब वो बड़े बड़े कज़न से भी 2 हाथ आगे थे। उन्हें देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया था। इन लोगों को इस चीज़ से कैसे रोकूं? अभी आवाज़ सुनकर मैं समझ गया था कि यकीनन कोई मुलाजमा किसी के हाथों अताब का निशाना बन रही होगी। तभी मैं तेज़ी से उस आवाज़ के ताक़ुब में चलने लगा। ये आवाज़ें कमरे से आ रही थीं। कमरे का दरवाज़ा बंद था। खिड़की खुली होने की वजह से ही आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। तभी मैं उस तक पहुंचा। मैंने दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। अंदर से आने वाली आवाज़ों का सिलसिला थम गया था, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। अब जब मैं खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो ये देखकर हक दक रह गया कि वो लड़की जो मुझे कुछ दिन पहले जंगल से मिली थी, उस वक्त वो मेरे कज़न के हाथों में बुरी तरह मचल रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। मेरा अंदाज़ ऐसा था कि अगर थोड़ी देर में मज़ीद उसने दरवाज़ा ना खोला तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा। वो भी शायद मेरे जज्बात को समझ गया था। जब ये घबरा गया और जब उसने दरवाज़ा खोला तो मैं उस पर पल पड़ा। उसे मैंने लातों और घूंसों से बुरी तरह से मारा। इसी दौरान वो लड़की वहाँ से भाग गई थी। वो बुरी तरह से डर गई थी। फिर मैंने अपने कज़न को कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें किसी लड़की के पास ना देखूं। वक्ती तौर पर वो सुनकर डर गया था। उसने मुझसे वादा किया कि आज के बाद वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और आज के बाद जब मैं अपने कमरे में आया तो बार बार उस लड़की का सहमा हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, और मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर मैं इस लड़की की कब तक हिफाजत कर सकता हूँ। हवेली में एक के बजाय कितने ही ऐसे दरिंदे मौजूद थे जो हर वक्त किसी न किसी पर झपटने के लिए तैयार रहते थे। यह लड़की तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। वो तो किसी तरह भी मुलाजमा नज़र नहीं आती थी। अगर वो अच्छे कपड़े पहन लेती और हल्का सा तैयार हो जाती तो वो लाखों में एक थी। यही सब सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में उतर गया। अगले दिन जब मैं उठा तो मुलाजमा मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मुलाजमों की ज़ुबानी मालूम हुआ कि ताबीर रात से बुरी तरह बुखार में तड़प रही थी। वो उस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी। अगर मैं उसके सामने उसकी इयादत के लिए जाता तो सब चौंक जाते। तभी मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि उससे कैसे बात करूं, उसे कैसे बताऊं कि इस हवेली में कैसे रहना है, उसे अपनी हिफाजत कैसे करनी चाहिए। अब मैं संजीदगी से ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि उसे मैं हवेली से निकालने की कोशिश करूं। अब मुझे अपना ये फ़ैसला अहमकाना लग रहा था कि मुझे उस लड़की को इस हवेली में लेकर ही नहीं आना चाहिए था। वो तो पहले ही जुल्म और सितम का शिकार थी, पहले ही दुखों की मारी हुई थी। ऐसे में मुझे उसे हवेली लाकर मज़ीद उसकी मुश्किलात में इजाफा नहीं करना चाहिए था। मगर अब क्या हो सकता था? मुझसे ये बेवकूफ़ाना फ़ैसला हो गया था। उस वक्त मुझे उससे बेहतर और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने साथ पार्टनरशिप पर कारोबार करने की ऑफ़र की, तो मैं उस ऑफ़र से चाह कर भी इनकार नहीं कर पाया, क्योंकि मैं हमेशा से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। मुझे बाबा और तयब्बू ने इस बात से बाज रहने को कहा कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है।
जो तुम्हें चाहिए हमें बताओ, हम वो तुम्हें मुहैया करेंगे। तुम भी ज़िंदगी को एंजॉय करो जैसे बाकी सब लोग कर रहे हैं। ये सब काम तो मुलाजमों के करने के होते हैं। भला तुम्हें क्या ज़रूरत है कि तुम इतने घंटे काम करके थको और अपनी सेहत को भी तबाह करो। मगर मैं इन तमाम बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। इस सब के अरसे के दौरान मैं ये चीज़ भूल चुका था कि ताबीर को इस घर में लेकर आया था और उसकी हिफाजत का जिम्मा भी मैंने खुद उठाया था। मेरे लिए अब गाँव से शहर आना जाना मुमकिन नहीं था। तभी मैंने फिर से शहर में ही रिहाइश रखने का सोचा। जिस वक्त मैं अपनी पैकिंग कर रहा था उस वक्त दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। अब जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि सामने ताबीर खड़ी थी और उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें वो मेरे लिए चाय लेकर आई थी। उसे देखकर मुझे ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गैर मौजूदगी में उस लड़की को किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े। तभी मैं उसके सामने शर्मिंदगी से सर झुका गया और उससे कहने लगा, उस दिन के बाद से मैं तुमसे बात नहीं कर सका। उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं उस पर शर्मिंदा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। क्या तुम्हारे जानने वालों में ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा उठा सकें, तुम्हें अपने घर में पनाह दे सकें? तब वो मेरी बात सुनकर शर्मिंदगी से सर झुका कर रह गई और कहने लगी कि मेरे जानने वालों में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी मदद करे। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर आप मुझे पनाह न देते तो न जाने क्या होता। मैं आपकी मकरूज़ हूँ कि आपने मुझे पनाह देकर मुझे ख़रीद लिया है, मगर मैं दिल ही दिल में परेशान था कि मेरी गैर मौजूदगी में उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मुझे सोचों में गिरा हुआ देखकर वो कहने लगी कि मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि आप शहर जा रहे हैं और अब आप वहीं पर रहेंगे, मगर मुझे तो यहाँ पर आप ही लेकर आए थे। अगर आप चले गए तो आप जानते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में मुझे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। क्या आप मेरे लिए यहाँ पर रुक नहीं सकते? उसने कुछ ऐसी आस और उम्मीद से मुझे ये बात कही कि मैं उसकी बात से इनकार ही नहीं कर सका। हालांकि इस बार पहले मुझे बाबा और अम्मी ने बहुत मना किया कि मुझे अपने घर में रहना चाहिए, मुझे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मगर मैंने सबकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था। मगर अब उसकी इल्तिजा को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सका था। हालांकि इससे पहले अम्मी अब्बू भी मुझे बहुत बार इस बात के लिए इसरार कर चुके थे, मगर ना जाने क्या वजह थी कि मैं उस लड़की को इनकार नहीं कर सकता था। उसके जाने के बाद मैंने फिर से अपने बैग से तमाम कपड़े निकाल कर वापस अलमारी में रख दिए थे। जब मेरे घर वालों को मेरे इस फैसले के बारे में पता चला कि मैं घर से ही ऑफिस में आ जाया करूँगा, तो ये सुनकर अम्मी ने सुख का सांस लिया था। वो नहीं जानती थी कि मेरे ये फ़ैसला बदलने की वजह क्या थी। मैं खुद अपनी बदलती हुई कैफियत से अनजान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, मेरी तबीयत में इस कदर बदलाव की क्या वजह है। ऐसा नहीं था कि मैं ज़िंदगी में पहली बार ऐसी खूबसूरत लड़की को देख रहा था, मगर फिर मेरे दिल की ये बदलती कैफियत मुझे परेशान कर रही थी। ऑफिस का काम भी बहुत अच्छा जा रहा था। मुझे बिज़नेस की समझ बूझ इतनी नहीं थी, मगर मुझे ये काम करने का शौक़ था। शायद यही वजह थी कि मैं सब चीज़ों को बहुत जल्दी सीख रहा था। मेरे दोस्त के पास तो कई साल का तजुर्बा था और उसका तजुर्बा भी मेरे बहुत काम आ रहा था। जल्द ही हम लोगों ने अपने कदम फिर से जमाने शुरू कर दिए थे। दूसरी जानिब ताबीर को देखकर दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगती थीं। एक दिन ऐसी अजीब बात हुई जिसने घर भर की फ़िज़ा और माहौल को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। मैं जो काम करने कई सालों से सोच रहा था, मगर मुझे उसमें कोई कामयाबी नहीं हो रही थी, अब मुझे महसूस हो रहा था जैसे वो काम खुद ब खुद ही पाया तकमील तक पहुंचने वाला हो। वो भी मामूल की तरह की एक रात थी। सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। रात को सोते हुए आज फिर से मेरी तबीयत अजीब से अंदाज में घबराने लगी थी। मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। मुझे सांस लेने में तंगी हो रही थी। तभी मुझे ऐसे महसूस होने लगा जैसे मुझे कोई बुला रहा हो। जब मैंने अपने नाम की पुकार सुनी तो मैं हैरत ज़दा रह गया। किस वक्त मुझे कौन बुला रहा था? घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे और सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। तो फिर कौन था जो उस वक्त मुझे जगा रहा था? यह आवाज़ किसी लड़की की थी। यही सोचते हुए मैं कमरे से बाहर निकल आया, मगर ये देखकर हैरान रह गया कि बाहर तो कोई भी नहीं था, मगर मैं अपने नाम की पुकार मुझे बदस्तूर सुनाई दे रही थी। और मैं हैरान परेशान रह गया कि रात के इस पहर वो कौन लड़की थी जो मुझे बुला रही थी और इस वक्त कहाँ पर थी। यही सोचते सोचते मैं आगे बढ़ने लगा तो अब मेरे नाम की पुकार ख़त्म हो गई थी, मगर अब एक तरफ से मुझे किसी के शोर मचाने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये सोचकर मैं उन आवाज़ों के ताक़ुब में जाने लगा कि यकीनन आज फिर से कोई लड़की किसी मुसीबत में मुब्तला हो गई थी। जब मैं उन आवाज़ों के ताक़ुब में पहुंचा
تو یہ آوازیں حویلی کے پچھلی طرف سے آ رہی تھیں، جہاں پر ایک قطار میں 2 کمرے بنے ہوئے تھے اور یہ مردان خانہ تھا جہاں پر عموماً حویلی کے باہر لوگوں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ اس وقت یہاں پر سے شور کی آوازیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو یہ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا کہ وہاں پر میرے تیزاد کزن کے ساتھ 2 اجنبی لڑکے بھی موجود تھے۔ وہاں پر اس وقت 2 ملازم لڑکیاں بھی تھیں، جن میں سے ایک تعبیر تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید تاؤ آ گیا اور تبھی میں نے اپنے کزن کو خوب بے عزت کیا۔ وہ دونوں مجھے وہاں دیکھ کر بھاگ گئی تھی۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ میری وجہ سے ان کی جان خلاصی ہو گئی تھی، جبکہ وہ تینوں شرمندگی سے سر جھکا کر رہ گئے تھے۔ میرے مزاج سے سب لوگ واقف تھے۔ اب یہ جو کچھ بھی تھا سب کچھ حد سے بڑھ چکا تھا۔ میں مزید کوئی تماشا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مظلوم لڑکیوں کی بددعائیں اس حویلی کو لے ڈوبیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر دوبارہ سے سو گیا تھا۔ مجھے سوئے ہوئے نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ جب پھر سے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ باہر سے پھر سے کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کوئی تھا جو بری طرح سے مچلا جا رہا تھا۔ اس کی آواز میں تڑپ تھی، تکلیف تھی، جیسے کوئی کسی زندہ جاندار کو ذبح کر رہا ہو۔ یہ تڑپ کی آواز سن کر میں بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا تو میں نے دیکھا کہ حویلی کے تمام مرد ہی جاگ گئے تھے اور سبھی کمروں سے باہر تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تبھی میری نظر چھت پر پڑی، جہاں پر کونے پر میرا ایک کزن کھڑا تھا۔ وہ بالکل 4 دیواری کے آخری کونے پر کھڑا تھا اور بری طرح سے چلا رہا تھا۔ اس وقت ہوا تیز چل رہی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں ہوا کی شدت سے وہ لہرا کر زمین پر نہ آ گرے۔ میں نے اسے پیچھے ہٹنے کو کہا، مگر وہ میری بات سننے کی بجائے مسلسل چلائے جا رہا تھا۔ اب سب لوگوں کی جب اس پر نظر پڑی تو سبھی لوگ پریشان ہو گئے۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ سب کیا ہے۔ پھر میں بھاگتے ہوئے چھت پر گیا اور مشکل سے اسے وہاں سے اتار کر نیچے لایا۔ کتنی دیر تک اس کے حواس بحال نہیں ہوئے تھے۔ وہ بری طرح سے رو رہا تھا، چلا رہا تھا۔ اس کا رونا اور تڑپنا ہم سبھی کو پریشان کر رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد جا کر اس کی طبیعت سنبھلی۔ جب اسے اس سب کا پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے سر پر کھڑا ہو، اسے بلا رہا ہو۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو اس کے سامنے ایک انتہائی خوفناک عورت کھڑی تھی جس کے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ تھیں۔ اسے دیکھ کر میرا کزن بری طرح سے ڈر گیا۔ تبھی اس نے میرے کزن کو بالوں سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے چھت پر لے جانے لگی تھی، اور پھر چھت پر لے جا کر میرے کزن کو اس نے اس قدر دہشت زدہ کیا کہ وہ خودکشی کرنے کے ارادے سے چھت کی 4 دیواری پر کھڑا ہو گیا۔ مگر اس خوفناک عورت نے میرے کزن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اسے نہ تو وہاں سے نیچے کودنے دے رہی تھی اور نہ ہی اس کی جان چھوڑ رہی تھی۔ میرے چھت پر جانے کے بعد میرے کزن کی جان چھوٹی۔ اس کی بات سن کر ہم سب حیرت زدہ رہ گئے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ اس کی بات پر ہم میں سے کسی کو بھی یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے تو ان باتوں پر بالکل یقین نہیں رکھتا تھا، مگر ابھی میرے کزن کی حالت ایسی تھی کہ اسے کچھ کہہ کر ہم اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تبھی کمرے میں سونے کی تلقین کر کے ہم سب اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئے تھے۔ آج میرا غصے کی وجہ سے بہت برا حال تھا، اور اب جو کچھ میرے کزن کے ساتھ ہوا تھا اس نے مجھے حیران پریشان کر دیا تھا۔ اگلے دن پھر سے ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے اس کزن کے ساتھ دوبارہ وہی معاملہ ہوا تو اب کی بار میں چونک گیا اور سوچنے لگا کہ میرے گھر میں یہ سب کیا ہو رہا ہے، اس سب کی آخر وجہ کیا ہے۔ مگر اس سب میں ایک فائدہ یہ ضرور ہوا تھا کہ میرا وہ کزن ڈر گیا تھا۔ اب وہ فضول کاموں سے دور رہنے لگا تھا۔ اس کے بعد گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے۔ گھر کے کسی کونے میں بیٹھے بٹھائے آگ لگ جاتی تھی، یا پھر کسی نہ کسی کے ساتھ ایسا خوفناک معاملہ ہو جاتا جس کی وجہ سے پورا گھر پریشان ہو جاتا تھا اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ آخر یہ سب ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے تو ایسے لگنے لگا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے سزا تھی، جو اب ہم لوگ دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس کی سزا کے طور پر ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا۔ ہم سے ہمارا ذہنی سکون چھن گیا تھا۔ اس دن تایا ابو اور میرے ابو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جب میں نے یہی بات ان کے سامنے کی تو تایا ابو کو سخت غصہ آ گیا۔ وہ میرے ابو سے کہنے لگے کہ تمہارا بیٹا سخت نافرمان ہے، اسے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے۔ مگر ابو میری بات سن کر سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ گھر کے حالات بہتر کرنے کے لیے ہم لوگوں کو اقدامات تو کرنے ہوں گے۔ میں نے اس بات پر خدا کا لاکھ شکر ادا کیا کہ ابو کو میری بات سمجھ میں آ گئی تھی، اور یقیناً یہ میری آدھی کامیابی تھی۔ میرے ابو ہی صرف تایا ابو کو سمجھا سکتے تھے، اور مجھے امید تھی کہ اب گھر کے حالات پہلے سے بہتر ہو جائیں گے۔
اور گھر میں جتنی بھی کام کرنے والی عورتیں ہیں ان سب کی عزت محفوظ رہے گی۔ مگر تایا ابو بھی الٹے مزاج کے انسان تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ مرد کی شان اسی چیز میں ہے۔ ان کی سوچ کو بدلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے میرے تمام کزن ہی رائے راست پر آنے لگے تھے۔ ہر کسی کی زندگی میں ایک ایسا خوفناک واقعہ رونما ہونے لگا تھا جس کی بنا پر ان کے دل میں دہشت پھیل گئی تھی، اور وہ بالکل بدل گئے تھے، اور اس بات پر میں خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ اب حویلی کے ملازموں نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا کہ ان کی زندگی میں بھی تبدیلی واقع ہو گئی تھی، اور مجھے اب تعبیر کی طرف سے اطمینان تھا کہ اسے یہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مگر جو میرے دل میں اس کے لیے جذبات تھے، ان جذبات کو بدلنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ دن بدن اس کے لیے میرے دل میں محبت کی جڑیں مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ہر وقت اسی کا چہرہ رہنے لگا تھا۔ ہر وقت میں دل میں اس کو دیکھنے کی خواہش کرنے لگا تھا۔ اپنی اس کیفیت کو میں کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ انہی دنوں گھر میں بڑے کزنز کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ گھر میں خوب ہلا گلا اور رونق تھی، جبکہ میں ہر ایک چیز سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھا۔ یوں بھی مجھے ان چیزوں سے سخت الجھن ہوتی تھی۔ میں قدرے تنہائی پسند شخص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ شور شرابہ مجھے خوش کرنے کے بجائے پریشان کرتا تھا۔ جب بھی میں ان سب سے الگ تھلگ رہنے کے لیے حویلی کے پچھلے کمرے میں آ کر رہنے لگا تھا تاکہ میں پرسکون ہو کر اپنا کام کر سکوں، مگر ایک پل کے لیے بھی میں یکسوئی سے کوئی کام نہیں کر سکا تھا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ بار بار میرے کام میں مداخلت ہو جاتی تھی، جس کی بنا پر میں جھنجھلا جاتا۔ کبھی دروازے پر دستک ہونے لگتی، جب دروازہ کھلتا تو باہر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ کبھی مجھے اپنے نام کی پکار محسوس ہونے لگتی، اور جب میں باہر آتا تو یہاں پر دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اب میں سخت حیران پریشان رہ گیا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا۔ اب جب میں پھر سے ساری باتوں کو ذہن سے جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہوا تو پھر سے مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دینے لگی تھی۔ یہ آواز بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، جو میرے کانوں کے راستے میرے دل میں اترتے جا رہی تھی۔ میرا دل چاہنے لگا تھا کہ یہ آواز ہمیشہ میرے نام کی مالا جپتی رہے اور میں یہ سنتا رہوں۔ تبھی میرے دل میں یہ خواہش مچل اٹھی کہ میں اس آواز کے تعاقب میں جاؤں اور اس لڑکی کا چہرہ دیکھوں جس کی آواز اس قدر دل نشین ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور بے خودی کے عالم میں چلتے چلتے حویلی سے باہر نکل آیا، اور پھر مجھے اپنے سامنے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ایک لڑکی نظر آئی جس کی کمر میری طرف تھی۔ آج بھی چاند کی 14ویں رات تھی۔ چاندنی براہ راست زمین پر پڑ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس گیا۔ میں نے اسے مخاطب کیا کہ تم کون ہو اور مجھے کیوں بلا رہی ہو، مگر وہ میری طرف بدستور کمر کیے کھڑی رہی۔ میں نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور دوبارہ سے سوال دہرایا۔ اب کی بار اس نے میری طرف پلٹ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تعبیر تھی، جو آنکھوں میں محبت سموئے چہرے پر عجیب سی چمک لیے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں بھی پلکیں جھپکائے بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کا چہرہ سرخ دوپٹے کے حالے میں مقید تھا۔ اس کا گورا رنگ خوب دھمک رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر دیکھتا رہ گیا۔ میرا اس پر سے نظریں ہٹانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ کافی دیر تک ہم دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے کسی کی پکار سنائی تھی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا سارا فسون ٹوٹ گیا تھا۔ میں حیران پریشان رہ گیا کہ میں اس قدر بے خودی کے عالم میں تھا کہ میں حویلی سے باہر نکل آیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ اس وقت میرا کزن میرے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ مجھے حیرت سے کہنے لگا کہ تمہیں کب سے گھر والے بلا رہے ہیں اور تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اسے اپنے روبرو دیکھ کر میں بوکھلا گیا تھا۔ اگر وہ اس وقت مجھے تعبیر کے ساتھ دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا سمجھتا۔ یوں بھی گھر بھر کے سامنے میرا امیج بہت اچھا بنا ہوا تھا اور سبھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں لڑکیوں سے کوسوں دور رہتا ہوں۔ رات کے اس پہر اس وقت تنہا تعبیر کے ساتھ میری موجودگی اس کے ذہن میں شکوک و شبہات کو جنم دے سکتی تھی۔ تبھی میں پریشان ہو گیا کہ اسے کیا کہہ کر ٹالوں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر آگے چلنے لگا۔ مجھے لگتا ہے تم نیند میں ہو، جبھی تم اس قدر بوکھلائے ہوئے لگ رہے ہو۔ اب کی بار جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو حق دک رہ گیا۔ دور دور تک تعبیر کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، حالانکہ یہاں پر چھپنے والی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ تو بالکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ پھر ایسا کیسے ممکن تھا کہ میرے کزن کی نظر مجھ پر تو پڑ گئی تھی مگر وہ تعبیر کو نہیں دیکھ پایا تھا؟ ایک طرح سے میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، ورنہ مجھے اس کے کتنے ہی سوالوں کے جواب دینے پڑتے۔ اور پھر جب تک شادی کے ہنگامے چلتے رہے میں اسی کمرے میں سوتا رہا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک رات بھی میں سکون سے نہیں سویا تھا۔ کبھی سوتے ہوئے مجھے اپنے آس پاس تیز خوشبو کا احساس ہونے لگتا، کبھی کوئی مجھے پاؤں سے ہلا کر اٹھا دیتا
कभी कोई मेरे वजूद पर फैली हुई चादर को खींचकर नीचे उतार देता, कभी मेरे कानों में किसी की खिलखिलाती हुई हंसी की आवाज़ गूंजने लगती, तो कभी कोई प्यार से मेरे चेहरे को छूकर फौरन से गायब हो जाता। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठता और ये सोचने पर मजबूर हो जाता कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था। फिर खुदा खुदा करके शादी के हंगामे सर्द पड़े तो मैं दोबारा से अपने कमरे में आ गया और अब जाकर मैंने सुख का सांस लिया था। मगर ये क्या, मेरी नींद तो जैसे हराम हो चुकी थी और आज भी अपने कमरे में आने के बावजूद मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे आसपास मौजूद है जो बार बार मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। कभी वॉशरूम में खुद ब खुद टोंटी खुल जाती तो कभी अलमारी से खट खट की आवाज़ें सुनाई देने लगती, कभी बेड के नीचे से किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देने लगती जैसे कोई बेड के नीचे मौजूद हो। और अब की बार मैं अपना सर दोनों हाथों में थाम कर रह गया और किधरे ऊंची आवाज़ में बोला कि यहाँ पर कौन है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा, जो मुझे अपने वजूद का एहसास दिला रहा है। मगर मेरी बात के जवाब में बिल्कुल खामोशी छाई रही, कोई भी मेरे सामने नहीं आया था। मैं ये सोचकर परेशान हो गया था कि मैं इस सब का कैसे हल निकालूं। मैं अब संजीदगी से इस बारे में गौर कर रहा था कि मुझे किसी अल्लाह वाले से रुजू करना चाहिए, मुझे उससे अपने मसाइल को बयान करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरे लिए ये मसला संजीदा नोयत इख्तियार कर जाए। अब मैं महसूस करने लगा था कि ताबीर मेरे आगे पीछे आने लगी थी। उसको देखकर ऐसा महसूस होता जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहती थी, मगर सबकी मौजूदगी की वजह से वो कह नहीं पा रही थी। मुझे भी उसको अपने रूबरू सामने देखकर तसल्ली रहती थी और मेरी आंखें भी हर वक्त जैसे उसी का तवाफ करती रहती। मैं नहीं जानता था कि कोई और भी था जो मेरी इस कैफियत को नोट कर रहा था। उस दिन मैं अपने ख्यालों में खोया यही सोचे जा रहा था कि अगर मैं अपने घर वालों से ताबीर के बारे में बात करूं तो न जाने उनका रद्द अमल कैसा होगा। इतना तो मुझे अपने घर वालों के बारे में अंदाज़ा था कि वो कभी भी उस घर की मुलाजमा को बहू बनाने के लिए रजामंद नहीं होंगे। मैं यही सोचे जा रहा था कि उन लोगों को इस काम के लिए कैसे मना सकता था। जब अम्मी की बात सुनकर मैं चौंक गया। वो मुझे कहने लगी कि क्या तुमने कभी देखा है कि महमल में टाट का पैबंद लगा हो। अम्मी की गैर मुतवक्की बात सुनकर मैं उनकी तरफ देखने लग गया। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा। तभी वो कहने लगी कि जो कुछ तुम सोच रहे हो, जो कुछ तुम करना चाह रहे हो, वो किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। वो लड़की इस घर की मुलाजमा है और मुझे तो तुम पर हैरत है कि तुम्हारी पसंद को क्या हो गया है। तुम तो बचपन में सस्ती चीज़ पर हाथ नहीं रखते थे, तुम तो घटिया जूता पाँव में नहीं पहनते, और तुम्हें उस लड़की में ऐसा क्या नज़र आ गया है जो तुम्हारी आंखें उसके चेहरे से हटती ही नहीं। जानते हो, अगर तुम्हारे बाबा और तयब्बू को मालूम हुआ तो क्या होगा। मैं अम्मी की तज्जिया निगारी को देखकर हक्का बक्का रह गया था। ये तो मैं जानता था कि माँ अपने बच्चों की हर बात को बिना कहे समझ जाती है, मगर वो मेरे दिल तक इस हद तक और इतनी जल्दी रसाई हासिल कर लेंगी, इसका मुझे अंदाज़ा तक नहीं था। अब जब अम्मी को इस बात का अंदाज़ा हो गया था तो मैंने उनके सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। उन्हें कहने लगा कि ज़िंदगी में पहली बार मुझे कोई लड़की पसंद आई है, पहली बार मेरे दिल ने किसी के साथ ये ख्वाहिश की है, तो क्या आप माँ होकर मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगी। अम्मी ने गहरी सांस ली और कहने लगी कि तुम जानते हो ना कि इस हवेली के तमाम फ़ैसले घर के मर्द ही करते हैं, औरतों की तो किसी बात में राय पूछी ही नहीं जाती। मैं जानती हूँ कि तुम सच कह रहे हो, वो लड़की बहुत अच्छी है, मगर वो हमारे ख़ानदान के हम पल्ला नहीं है, इसलिए तुम उसे भूल जाओ। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि उसका कहीं और रहने का बंदोबस्त कर दूँ। अगर वो तुम्हारी नज़रों से ओझल रहेगी तो तुम्हारे लिए भी उसे भूलना आसान रहेगा। मगर ये इतना आसान नहीं था जितना अम्मी समझ रही थी। मैं उसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करने लगा था और उसके बगैर रहने का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मगर मैं अपने ख़ानदान वालों को भी जानता था, वो कभी इस बात के लिए रजामंद नहीं होंगे। फिर एक अजीब बात हुई, न जाने ताबीर अचानक से कहाँ गायब हो गई थी। मैंने अम्मी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। उनके चेहरे की सच्चाई बता रही थी कि इस बारे में वो कुछ भी नहीं जानती। अब मैं सोच में पड़ गया कि कहीं मेरे अब्बू या फिर ताया अब्बू को तो इस बारे में पता नहीं चल गया, कहीं उन्होंने ताबीर को गायब तो नहीं करवा दिया। अब जब मैंने ये बात अम्मी से पूछी तो हैरान नज़रों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। वो मुझे कहने लगी कि घर के माहौल में पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई है और तुम्हारे ताया अब्बू लोग इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते। अगर उन्हें इस बारे में ख़बर होती तो तुम्हारे अब्बू ज़रूर कुछ न कुछ बता देते, मगर मुझे नहीं लगता कि इस मामले में किसी का कोई हाथ है।
हो सकता है वो लड़की खुद ही कहीं चली गई हो। तुम अपने घर वालों पर शक मत करो। मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि वो कहाँ जा सकती थी। उसने मुझे बताया था कि दुनिया में उसका कोई भी नहीं है और हमारा घर ही उसके लिए वाहिद महफूज ठिकाना है, और अगर वो ये ठिकाना छोड़ भी देगी तो वो कहाँ पर जाएगी। मैं यही सोचकर पागल हो रहा था कि उसके बारे में किससे पूछूं। तभी मुझे छीमू का ख्याल आया। वो इस घर की पुरानी मुलाजमा थी और हर वक्त ताबीर उसके साथ रहती थी। वो ताबीर के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ जानती होगी। फिर जब मैंने छीमू से बातों बातों में ताबीर के बारे में पूछा तो वो मुझे बताने लगी कि ताबीर कुछ दिन से बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगी थी। उसकी अपने किसी रिश्तेदार के साथ मुलाकात हो गई थी और वो रिश्तेदार उसे वापस चलने पर उकसाने लगा था। उसकी ये बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। ऐसा भला कैसे मुमकिन था। तभी छीमू कहने लगी कि कुछ दिन से ताबीर मेरे साथ ज़मीनों पर काम करने के लिए जा रही थी। रास्ते में ही उसकी अपने रिश्तेदार से मुलाकात हुई थी। उसने मुझे बताया था कि अब हो सकता है वो ये घर छोड़कर उसके साथ चली जाए, क्योंकि अब उसके रिश्तेदार उसे यहाँ पर ज़्यादा देर तक टिकने नहीं देंगे। और फिर जब मैं सुबह उठी तो ताबीर घर में मौजूद नहीं थी। मगर हैरत की बात तो ये थी कि वो मेरे साथ मेरे क्वार्टर में ही सो रही थी। अम्मा और हम दोनों बेखबर सो रहे थे। जब मेरी सुबह आँख खुली तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, मगर ताबीर मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। और हैरत इस बात पर थी कि हमारे कमरे में कोई खिड़की भी नहीं है, तो फिर ताबीर कैसे जा सकती है। ये बात जब मैंने अम्मा से पूछी तो अम्मा बेखबर थी। वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैं भी ताबीर की वजह से बहुत परेशान हूँ। न जाने वो किस हाल में होगी। चीमू तो ये बात कहकर वहाँ से चली गई, मगर मुझे सोचूं के गहरे समंदर में डाल गई थी। आखिर ताबीर का ऐसा कौन सा रिश्तेदार था जो उसे अपने साथ ले गया था। ताबीर ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। वो जानती भी थी कि इस हवेली में कोई भी शख्स दाखिल नहीं हो सकता, कोई उसे किसी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो उसे मुझे एतमाद में लेना चाहिए था। मुझे ये बात बतानी चाहिए थी। मैंने ताबीर को हर जगह पर ढूंढा, मगर वो मुझे फिर कहीं नज़र नहीं आई। दिन महीने में और महीने सालों में बदलते गए। इस बात को 5 साल का अरसा गुजर गया था। 5 साल से मैंने ताबीर को कहीं नहीं देखा था, मगर इसके बावजूद भी मेरी निगाहें उसी की तलाश में रहती थीं। हर चेहरे में उसी का चेहरा खोजता रहता था। अब तो मेरे कारोबार ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली थी, और मेरे बाकी कज़न्स भी जो पहले फजूल कामों में वक्त गुजार दिया करते थे, अब उन्होंने भी अपने वक्त को कारामद बनाना शुरू कर दिया था। और अब उन्होंने भी अपनी फजूल की अयाशी को तर्क कर दिया था और ज़िंदगी को संजीदगी से गुजारने लगे थे। इस बात पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था कि वो सब लोग सुधर गए थे। ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ थीं, मगर ताबीर नाम का जो कांटा था वो उन खुशी के लम्हात में भी मेरे दिल को बेचैन कर दिया करता था। अब तो अम्मी उठते बैठते मुझसे शादी का तकाजा करने लगी थी। अम्मी मेरे सर पर सहरे के फूल सजाना चाहती थी। वो जल्द से जल्द उस घर में बहू लाना चाहती थी। वो चाहती थी कि उनकी गोद में भी मेरे बच्चे खेलें, मगर मैं ख़ुद को इस सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं कर पा रहा था। उस दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब सेक्रेटरी ने मुझे किसी लड़की के बारे में बताया, मगर मेरा उस वक्त किसी से मिलने को दिल नहीं चाह रहा था। तभी सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि ताबीर नाम की किसी लड़की के बारे में वो आपसे मिलना चाहती है। ताबीर का नाम सुनकर मैं चौंक उठा। मैंने जल्दी से उसे कहा कि लड़की को अंदर भेज दे। ना जाने क्यों मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि ये ताबीर कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है। और फिर कमरे में जो लड़की दाखिल हुई वो सर से लेकर पाँव तक काले रंग के भुरके में मलबूस थी। उसके चेहरे पर नकाब था। मेरे सामने बैठकर उसने अपने चेहरे से नकाब उलट दिया तो उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं ताबीर थी। इतने सालों से वो कहाँ पर थी। वो दिखने में अब भी बिल्कुल वैसी की वैसी थी। और वो मेरे ऑफिस में कैसे पहुंची, उसे मेरे ऑफिस का एड्रेस कैसे मिला। कितने ही सवाल थे जो मेरे जहन में खोज रहे थे। और मैंने जब यकदम ही उस पर सवालों की बौछार की तो वह अफसरदगी से मुस्कुरा दी और कहने लगी कि मैं इतने टाइम से अपनी दुनिया में मौजूद थी, अपने लोगों में वापस चली गई थी, जिसकी वजह से मुझे वापस आने की इजाज़त ही नहीं मिली। उसकी बात सुनकर मैं चौंका। क्या मतलब? कौन सी अपनी दुनिया, कौन से अपने? वो कहने लगी कि मैंने तुमसे एक झूठ बोला था। मैं कोई गरीब लड़की नहीं हूँ जिसकी सौतेली माँ ने उस पर जुल्म और सितम ढाए हैं, बल्कि मैं अपने रियासत की शहजादी हूँ। मैं शहनशाह जिन्नात की बेटी हूँ। उसके बाद मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो लड़की जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था वो एक इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नज़ादी थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था।
میرے چہرے پر چھائی بے یقینی دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، مگر شاید آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ کتنی ہی دیر ہم دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے خود کو میرے سامنے انسان ظاہر کیوں کیا اور پھر ملازمہ بن کر میرے گھر میں کیوں رہتی رہی؟ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ کام کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں پہلی ہی بار اس دن دیکھا تھا جب تم اس جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آئے تھے۔ اس دن میں گھومنے پھرنے کے لیے اس دنیا میں آئی ہوئی تھی، تبھی میں نے تمہیں دیکھا۔ تمہیں دیکھتے ہی تم پر اپنا دل ہار گئی تھی۔ میں تمہارے آس پاس رہنا چاہتی تھی، تمہیں اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتی تھی، تمہارے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتی تھی۔ جبھی میں تمہارے سامنے اس روپ میں آ گئی اور میری توقع کے عین مطابق تم نے نہ صرف میری بات پر یقین کر لیا تھا بلکہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ اسی بہانے میں تمہارے آس پاس رہنے لگی۔ تمہاری موجودگی کو محسوس کر کے میرا دل انجانی خوشی سے بھر جاتا تھا، مگر مجھ پر اپنے قبیلے والوں کی طرف سے بہت دباؤ تھا۔ میں چھپ کر تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں یہ روپ اپنا کر رہ رہی تھی، اور پھر جب میں گھر سے باہر نکلنے کے لیے آئی تو ایک دن ایک جن ذات کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ تب میرے قبیلے والوں کو اور میرے ماں باپ کو میرے بارے میں خبر ہو گئی اور وہ مجھے زبردستی وہاں سے لے گئے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میں کسی انسان کے عشق میں مبتلا ہوں۔ جب بھی مجھے دوبارہ یہاں پر آنے کی کبھی اجازت نہیں ملی، اور آج بھی میں یہاں سب سے چھپ کر آئی ہوں، محض تمہیں اپنی حقیقت بتانے کے لیے اور تمہیں یہ کہنے کے لیے کہ تم اپنی زندگی شروع کر لو۔ میں کبھی تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گئی تھی اور میں کتنی دیر تک بے یقینی سے اس خالی کرسی کی طرف دیکھتا رہ گیا تھا جس پر کچھ دیر پہلے تک وہ موجود تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کبھی ان باتوں پر یقین نہیں کیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جنات، بھوت پریت یہ سب من گھڑت قصے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر اب مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس دنیا میں وہی بات مشہور ہوتی ہے جو کسی نہ کسی حد تک سچائی ہوتی ہے۔ اور پھر میں نے امی کو شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ امی تو میری یہ بات سن کر خوش ہو گئی تھی، مگر میرا دل اندر سے خالی